हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 15 मई। आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स देख रहे हैं हम लोग। दो एडिटोरियल है। पहला जो एडिटोरियल होगा वो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं। इंडिया किस तरीके से इसका मिसयूज़ कर रहा है, इनइक्वालिटी जो ग्राउंड वाटर का आज के डेट में हमारी सोसाइटी में देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। दूसरा एडिटोरियल होगा हमारा राइट टू रिपेयर मूवमेंट से रिलेटेड है। ये इंडिया में ये मूवमेंट चल रहा है। इसको लेके एक कमेटी बैठती है। वो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को बोलती है कि लागू करने की ज़रूरत है। अब ये रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है? जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जाते हो तो स्टार्स बने होते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता है। उसी तरीके से ये इंडेक्स होगा कि उस डिवाइस को कितने लंबे टाइम तक ड्यूरेबिलिटी क्या है, क्या इसको ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं। तो ये सब इंफॉर्मेशन इस इंडेक्स के हेल्प से आपको, मेरे को, कंज्यूमर्स को पता चल सके। काफ़ी डिटेल मैनर में समझेंगे हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है राइट टू रिपेयर मूवमेंट से रिलेटेड है। आज की डेट में इंडिया में ये मूवमेंट चल रहा है। हाल ही में एक कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें यह बताया गया है कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को इंक्लूड किया जा सके। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को इंक्लूड करना है। इस इंडेक्स में ये बताया जाएगा जो आपने मोबाइल फ़ोन लिया है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस खरीदी है, वो उस प्रोडक्ट को ये लोग इस इंडेक्स से ना रैंकिंग देंगे कि कितने ईजिली। सपोज करो आपने ये मोबाइल फ़ोन लिया है, इस इंडेक्स में, जैसे आज के डेट में आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हो, टीवी, फ्रिज, तो उसके ऊपर स्टार्ट बने रहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी। उसी टाइप से ये इंडेक्स होगा। इसमें ये बताया जाएगा कि कितनी ईजिली ये जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, सपोज करो ये जो आपने फ़ोन खरीदा है, ये कितने ईजिली रिपेयर हो सकता है। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब कि अगर उसका स्क्रीन डैमेज हो जाता है तो कितनी ईजिली आपको वो मिल जाएगा, उससे रिलेटेड ये इंडेक्स तैयार किया जाएगा। और ये ऐसा कुछ नया नहीं है। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो आज के डेट में ये मूवमेंट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सपोज करो जो कंज्यूमर था वो प्रोडक्ट खरीद तो रहा था बट उसको पता नहीं रहता था कि इसका लाइफ टाइम क्या है, कितनी ईजिली इसके जो पार्ट्स हैं अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो कितनी ईजिली वो चेंज हो जाएगा, और इसका जो प्रोसेस है कितना टाइम लेता है। उसके लिए एक इंडेक्स होना ज़रूरी था। तो वही बात है कि इस इंडेक्स में आपको ये पता चल जाएगा जो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी है वो कितनी अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज तो ज़्यादा नहीं करता, जैसे कि आज की डेट में इंडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। अप्रॉक्स 2 दिन 3 दिन पहले क्या हुआ था, एक आया था ना एडिटोरियल, तो 2018 से लेकर के 24 तक इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है, परसेंटेज वाइज देखो तो 151% की रफ्तार से ये बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया इसको बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। फिर बाद में इसमें ये भी बताया जाएगा कि जो कंपनीज के जो गैजेट है, जो आपने फ़ोन खरीदा है, वो कितने जल्दी वो फिक्स हो जाएगा, ये भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी आपको। अब रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है, जैसे मैंने बताया ना कि कितने इजीली ये रिपेयर हो सकता है प्रोडक्ट, तो इसमें 3 4 बातों का ध्यान दिया जाएगा। पहली बात तो ये रहेगी कि अवेलेबिलिटी और प्राइस जो स्पेयर पार्ट्स के हैं, मतलब कि फ़ोन है, उसका कोई चिप या फिर स्क्रीन डैमेज हो जाता है, तो जो कंपनी है उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी होगी। जो स्पेयर पार्ट है वो उनके सर्विस सेंटर पे तो मिले ही मिले, प्लस बाकी जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स हैं वो वहाँ पर भी अवेलेबल कराए। ठीक है, तो आपके पास, मेरे पास अधिकार रहेगा कि सिर्फ मैं उनके सर्विस सेंटर पर जाके ना कराऊं, कोई थर्ड पार्टी की सर्विस सेंटर या फिर किसी के पास भी जाके अपना फ़ोन को रिपेयर करा सकूं। तो इसके लिए उनको अपना स्पेयर पार्ट्स भी बाकी जगहों पे भी अवेलेबल करने की ज़रूरत है, और कितना कॉस्ट आएगा ये भी उन लोगों को बताना है। साथ ही साथ इस रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा ये भी इंफॉर्मेशन उनको पब्लिकली अवेलेबल करानी है। और कई बार क्या होता है, जब आप ये अपना मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिपेयर कराने ले जाते हो तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो इसे और इजी बनाने की बात की जा रही है। कई बार आप जब फ़ोन खरीदते हो तो उसमें बताया जाता है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर है आने वाले 3 सालों तक अपडेट रहेगा। 3 साल बाद से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जाएगा। या फिर आपने कई बार सुना होगा, ऐसा होता है, अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइफ टाइम होता है कि इतने ही टाइम तक आपको जो नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो अपडेट हो गए, उसके बाद से बंद कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको, जो कंपनीज है, ये अवेलेबल करानी होगी ग्राहकों को। तो ये इन्फॉर्मेशन जो ये सब अवेलेबल कराएंगे ये लोग कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, उसके बेसिस पे इनको रैंकिंग दी जाएगी।
कि आपको प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से मेरे को आपको ईजी रहेगा परचेज करना, कि जिसकी रैंकिंग अच्छी यानी कि उसको परचेज करना सही रहेगा। और ये सिर्फ स्मार्टफोन तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो रैंकिंग है वो आपको वॉशिंग मशीन पे भी, रेफ्रिजरेटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखती है उन सब पे ही आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, मेरे को आपको एक आइडिया रहेगा कि वो कितने लंबे टाइम तक चलेगा, और इससे कंज्यूमर और कंपनी के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी। ठीक, कि कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जा रही है। आज की डेट में इसकी नीड क्यों है, देखिए, एक तो जो मॉडर्न एप्लीकेशंस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। पुराने जो ओल्ड फोन्स है, जैसे कि आई नोकिया, बहुत मीम बनते हैं नोकिया के ऊपर कि आप उसको चला के मारो तो बिल्डिंग गिर जाती है, कितना मजबूत फ़ोन था। तो उसकी क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की बात की जाती है। वहीं पे आज के फ़ोन हाथ से आपका गिर गया, इवन बेड के पास से गिर जाता तो वो टूट जाता है। तो ये प्रॉब्लम देखी जा रही थी। इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि ये ऐसा नहीं है कि आज के प्रोडक्ट वो लोग सोच समझ के नहीं बना रहे। वो लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा तो जो आप मैं कंज्यूमर है वो क्या करेंगे, वो न्यू फ़ोन की तरफ चले जाएंगे। इसलिए जो उसका लाइफ टाइम है उसको शॉर्ट बनाया जा रहा था कंपनी द्वारा जानबूझ करके। और साथ ही साथ जो प्राइस थी मेटल की, आज के डेट में बहुत हाई हो चुकी है। और इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था कॉपर के लिए। हम लोग इसे इंपोर्ट कराते हैं दूसरे कंट्रीज़ से। अब कोई प्रोडक्ट है, उसे मुझे चीप रखना है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में। अगर कोई बंदा सपोज करो 10,000 में कोई फ़ोन बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई मेटल वेटल पार्ट पुर्जा लगा करके उसे 15,000 में नहीं बेचना चाहेगा। कंपटीशन भी तो देखना है। तो वो लोग इसका रिप्लेसमेंट ढूंढते थे कि अपने प्रोडक्ट को भी ये लोग 10,000 तक लेके आया जा सके। इस ये भी एक रीज़न था जिसके कारण आज की डेट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होते हुए नज़र आ रही है। बट जब ये रैंकिंग आएगी तो इससे गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि देखो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो मिनिमाइज होगा। क्यों? क्योंकि एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है। आपने कॉपर बाहर से मंगा लिया, ठीक है, अब ये हमारी जो इकोनॉमी है इसमें वर्क करेगी, सर्कुलर इकोनॉमी में वर्क करेगी। मतलब उस कॉपर का आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो हमारी इकोनॉमी में। आपको बार बार है ना लार्ज वॉल्यूम में आपको दूसरे कंट्रीज से इंडिया में मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ जब आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिसका यूज़ बार बार किया जा सके, तो आपको बार बार माइनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ना ही इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना ही बार बार माइनिंग करने की ज़रूरत है। जैसे एनवायरनमेंट पे भी कोई असर नहीं रहेगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल लेवल में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ पे यूएस का एग्जांपल दिया जाता है कि यूएस में आज की डेट में राइट टू रिपेयर मूवमेंट चला, उससे रिलेटेड वहाँ पे न्यू लॉज लेके आया गया। वहाँ के जो कंज्यूमर थे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। पहला तो वही कि जो स्पेयर पार्ट्स था कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो इजीली अवेलेबल नहीं था किसी थर्ड पार्टी के पास। बेस्ट एग्जांपल ये लोग देते हैं कि जो मैकडोनल्ड है यूएस का, उसमें क्या होता था जब इनकी आइसक्रीम फैक्ट्री ख़राब हो जाती थी, मतलब आइसक्रीम मशीन, ठीक है, मैकडोनल्ड आइसक्रीम मशीन बनाती थी। ठीक, अब ये आइसक्रीम मशीन ये अपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शॉप्स को, ठीक है, डिफरेंट शॉप्स के पास चला गया। अब ये आइसक्रीम की जो मशीन है वो ख़राब हो गई, तो इनको एक टेलर करके एक कंपनी थी उन्हीं से रिपेयर कराना था। क्यों? क्योंकि ये राइट सिर्फ इस कंपनी के वो दे रखा था मैकडोनल्ड ने। अब कोई भी थर्ड पार्टी के पास जा करके इसे रिपेयर नहीं करा सकते हो। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी के पास रिपेयर कराने जाते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कराते थे तो वो जो डिवाइस हुआ करता था उसे कंपनी लॉक कर दिया करती थी। या फिर जो थर्ड पार्टी से आप जो फिक्स करा रहे हो जिस शॉप पे, उसके ऊपर जो कंपनियां होती थी वो लोग ना लीगल एक्शन ले लिया करती थी। तो जो ये न्यू लॉ आया अमेरिका में, उसने ये पावर दे दी वहाँ के लोगों को कि आपका जो भी मशीन ख़राब है वो आप कहीं पर भी रिपेयर करा सकते हो। ठीक, साथ ही साथ कंपनीज को ये बोला गया कि उस जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे ये मैकडोनल्ड ने आइसक्रीम मशीन बनाई, तो इसके जो पार्ट पुर्जे हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल करना होगा। सिर्फ आपके सर्विस सेंटर या फिर जिससे आपने टाई अप किया है उसके साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी आपको ये स्पेयर पार्ट और उसका क्या कॉस्ट है ये भी शेयर करने की ज़रूरत है। तो ये आया है। इंडिया की सिनेरियो देखा जाए तो देखो इंडिया अभी इनिशियली इसे डेवलप कर रहा है। अभी हम लोगों ने ये इंडेक्स ले आए, ठीक है, RI, ठीक है, अभी हम लोग ये लेके आए हुए हैं रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। अब इसको धीरे धीरे चेंजेस लेके आया जाएगा। अभी सिर्फ ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, इसमें और भी चेंजेस होगी। और आखिरी में वे फॉरवर्ड में आप बस यही बता सकते हैं कि देखो इनोवेशन और इंडस्ट्रियल फ्रीडम पे आपको ध्यान देना है।
साथ ही साथ कंज्यूमर राइट को भी लेके चलना है। ये बड़ा टास्क रहेगा गवर्नमेंट को। थर्ड पार्टी जब रिपेयर कराते हो आप, तो कई बार देखे हो ना कि अरे यहाँ पे मत बनवाना, ये आपका जो ओरिजिनल पार्ट होता है मोबाइल का निकाल देते हैं और डुप्लीकेट पार्ट लगा देते हैं, इस तरह के खतरे रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में दे के गवर्नमेंट को आगे चलना है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे डील कर रहा था। ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है ग्राउंड वाटर, और इसका मिसयूज़ खासकर जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हाल ही में क्या होता है, कैलाश जी सुसाइड कर लेते हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं ये इरिगेशन रिलेटेड। चौंकाने वाली बात ये थी, इनको यंग फार्मर अवार्ड मिला होता है 2020 में। ठीक है, और ये जो सिनेरियो ये काफ़ी सारे स्टेट्स में देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया लार्ज अमाउंट में जो वाटर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करता है, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आज की डेट में ये फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है ये वाटर सेक्टर में, कि हर किसी को जो ये ग्राउंड वाटर है ये इक्वली एक्सेस नहीं है। इसके कारण जो हमारी इकोनॉमी है इसके ऊपर तो इम्पैक्ट देखने के लिए मिल ही रहा है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ पे कुछ फिगर बताए गए हैं कि देखिए 100% अगर हम लोग वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें से 80% जो वाटर है हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड वाटर की। ठीक है, एक रिपोर्ट है नेचर वाटर, ये 2024 की रिपोर्ट है। इसमें ये बताई गई है कि 2000 से लेकर 2015 तक लगभग 36% जो वाटर है 100% में से 36% जो वाटर है इसको वेस्ट किया है हमने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और आज के डेट में जो आपको जो वाटर का इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है, इसके पीछे कई रीज़न है। जो वाटर आपको कुछ लोगों के पास ज़्यादा अमाउंट में देखने के लिए मिलता है, उसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि उनका सोशल स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, उनके पास लैंड ओनरशिप ज़्यादा अच्छा है, और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, मतलब अगर ग्राउंड वाटर से आपको पंप के हेल्प से वाटर निकालना तो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी चाहिए होता है। ये इन सब जो लोगों के पास ज़्यादा अच्छा है। बट जो ये इनइक्वालिटी है पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव भी हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, कैनाल या फिर टैंक या फिर जो कुआं होता था, वेल्स होते थे, इनसे ये पानी कंज्यूम किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इनको ट्यूबवेल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है इरिगेशन के लिए, तो ये इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आई है। बट जो आज भी गरीब है, मार्जिनलाइज्ड है, खासकर महिलाएं, उनको ये प्रॉब्लम आज भी फेस करने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। और इनके ऊपर ये कम नहीं है, इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज, इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहा है, तो कई सारे कुएँ सूख रहे हैं, रेन प्रॉपर मैनर में हो नहीं रही है आज की डेट में, जिसके कारण जो आप बोल सकते हो ना जो झीलें होती है वो भी सूख रही है। तो इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। फिर बाद में बताई जाती है कि देखिए आज के डेट में जो ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है इंडिया में, वो कई जगहों पे 70% तक चला गया, 17, ठीक है, 17% तक चला गया, जिसका ओवर यूज़ हो रहा है। मतलब जितना यूज़ होना चाहिए ग्राउंड वाटर उससे कई ज़्यादा गुना अधिक हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। अब इंडिया में 3.9% ऐसे ग्राउंड वाटर्स है जो कि अपनी क्रिटिकल कंडीशन में मतलब है कि वो ग्राउंड वाटर ख़त्म होने वाला है। तो ये फिगर सब काफ़ी अच्छा रहता है जब आप मीन्स में अपना आंसर लिख रहे होते हो उस समय। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि ग्राउंड वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर ओवर यूज़ कर रहे हो, इसको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी आप लार्ज अमाउंट में यूज़ कर रहे हो अपने पंप को यूज़ करने के लिए। तो अगर हम लोग 100% जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 8 से लेके 11% जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है आज की डेट में इंडिया में। अब ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो इंडिया जो वाटर यूज़ कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड वाटर, वो इफ़ेक्टिव मैनर में सिर्फ 38% ही कर पा रहा है। और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर वो कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हो चुकी है वो 55% इन वाटर का एकदम इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितने पीछे हैं इन लोगों से। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया जाता है, पंजाब जहाँ पे राइस की उत्पादन हो रही है, तमिलनाडु जहाँ पर शुगर केन, इन जगहों पे वाटर का डिमांड ज़्यादा होगा। बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो यूपी। पहले यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन की इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, ठीक है, धीरे धीरे ये हट करके महाराष्ट्र जा रही है। रीज़न क्या है? वहाँ पे वाटर फैसिलिटी के साथ साथ वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है जो कि फेवरेबल कंडीशंस होती है शुगर केन के लिए। अब ज़बरदस्ती अगर आप ऐसे एरियाज़ में इनको लगाने की कोशिश करोगे,
इन फसलों को, तो वहाँ पे ज़्यादा वाटर डिमांड होगी, ठीक है। ज़्यादा वाटर डिमांड होगी तो आप ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ करोगे, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसके कारण इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो पुअर वाटर प्रोडक्टिविटी देख रहे हो, इसका कहीं ना कहीं जो हमारा जो वाटर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्राउंड वाटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वे फॉरवर्ड में आप क्या क्या लिखोगे, ठीक है, कि आज की डेट में हमें इको फ्रेंडली जो पंप या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप ड्रिप इरिगेशन, इसी को माइक्रो इरिगेशन के भी नाम से आप लोग पढ़ते हो, इसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि कई जगहों पे देखा होगा कि किसान लोग क्या करते हैं, फवारा टाइप लगा देते हैं, ड्रिप, जितना अमाउंट में वाटर ज़रूरत है उतना फवारे के हेल्प से उसे प्रोवाइड कर दें, ठीक है, पाइप के हेल्प से ये पानी प्रोवाइड की जाती है। तो केनाल ना यूज़ करके क्या करते हैं किसान लोग, केनाल मतलब वो लोग पंप खोल देते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं और वहाँ से लार्ज अमाउंट में पानी जा रहा होता है और ऐसे ऐसे करके वो लोग गड्ढा खाने होते हैं, उसमें से पानी ऐसे ऐसे जा रहा हो तो लार्ज अमाउंट में इसमें वाटर वेस्ट होता है। तो ड्रिप मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये पंप चला रहे हो तो इसके लिए सोलर पावर्ड पंप का यूज़ करें आप, ठीक है, रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करें। तो ये सब चीज़ें आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो।